हमारा बहुत स्वागत करते हैं आज की क्लास में। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और आज हम पढ़ने वाले हैं प्राणी जगत का अगला पार्ट। लास्ट क्लास तक मैंने आप लोगों को सारा कॉन्सेप्ट और उसका रिवीजन और सारी चीजें मैंने आपको समझा दी थी। आप उन्हीं चीजों को बढ़िया से पढ़िएगा, रिवीजन करिए, क्योंकि वो सबसे जरूरी पार्ट जो मैंने कल प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था वो ही था। अगर आप बच्चों को पहले 11 फाइलम लाइन से क्लियर हो गए तो वो आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, फिर से 5 बार 4 बार 6 बार जितने बार मन करे उतने बार याद करते रहो, उसको रिवीजन करोगे। सबसे पहले पोरीफेरा था, फिर आपके पास सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज, एनलेडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डेटा एंड देन फिर कॉर्डेटा आ गया। ठीक है, तो बार बार जितनी बार आप इसे रिवीजन करोगे उतना बेहतर तरीके से आपके दिमाग में बैठ जाएगा ये। इसके बाद टॉपिक नजर आता है कि भाई हमने इनका विभाजन किस किस आधार पर किया और उसका आधार का मतलब क्या है। तो पहला संगठन, कोशिकीय संगठन का मतलब, उतक संगठन का मतलब, अंगतंत्र संगठन का, अंगतंत्र संगठन का मतलब क्या होता है पहले तो ये जान लो। फिर परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार के, खुला का मतलब क्या, बंद का मतलब क्या है ये जान लो। फिर इसके बाद ये चीज जानो कि यार पाचन तंत्र, अपूर्ण और पूर्ण का मतलब क्या होता है, ये सारी चीजें आपको जाननी है। ठीक है, तो चीजों को बार बार अपने हिसाब से रिवीजन करते रहोगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं प्राणी जगत का लेक्चर नंबर 3 और इस पे हम डिटेल करेंगे कि प्राणी जगत में क्या क्या चीजें और खास खास हमारे लिए है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए पहला पार्ट तो हमने जो पढ़ा था वो रिवीजन था और आज हम उसके आगे बात करेंगे, है ना। तो ये जो पार्ट है हमारा, हम फिर एनिमल किंगडम पे बात करेंगे और इसकी कुछ मुख्य जो वर्गीकरण है और फिर एक एक करके हम सभी फाइलम के बारे में पढ़ते चले जाएंगे। तो इसमें से अब एक दो गुण और बचे हुए हैं। लास्ट क्लास तक मैंने आप लोगों को उनके पाचन तंत्र पे, उनके परिसंचरण तंत्र पे, उनका जो क्या बोला संगठन, उनका सिमेट्री, उनका सीलोम, ये सभी विषयों पे अच्छा बात पढ़ लेना। वो सीलोम वाला कॉन्सेप्ट बहुत बेहतर होता है ना, कि सीलोम मतलब कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। एक तो सीलोम जिनके पास गुहा नहीं है वो आसिलोमेट है, वो आसिलोमेट है, उनके पास में क्या होता है कि कोई गुहा है ही नहीं। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट ये आता है कि जिनके पास सीलोम होगा वो क्या होगा, तो सीलोम होगा, खाली कैविटी होगी और वो सीलोम पूरा जो है ना मध्य परत से, मध्य परत मतलब मीजोडम से आच्छादित होता है। जो गुहा है वो पूरी आच्छादित होती है। सीडोसिलोम मतलब उनके पास में भी गुहा होती है पर उनका आधा भाग मेसोडर्म से आच्छादित होगा, आधा भाग आच्छादित नहीं होगा। ये वो लाइन मैं आपको बता रहा हूं जिसके ऊपर आज तक नीट में क्वेश्चन आए हैं, तो इसलिए इस चीजों को बढ़िया से आपको समझने का है। ठीक है, समझने का है। अब अगला पार्ट जो हमारे पास में वो है कि सीलोम वाला पॉइंट को थोड़ा सा ज्यादा ही अच्छे से पढ़ना, क्योंकि ये बच्चों को बहुत कंफ्यूज और भूल जाते हैं बच्चे इसको। तो सीलोम को याद रखना है कि जिसमें गुहा है, और गुहा है भी तो उसके बारे में जो एनसीईआरटी ने ये लिखा है कि जिसका मेसोडर्म से आच्छादित गुहा रहेगी उसे अपन सीलोमेट कहते हैं। जिनके पास पूरा सीलोम जो है गुहा से आच्छादित, जो गुहा है सीलोम है वो आच्छादित मेसोडर्म से नहीं है, उसको स्यूडोसिलोमेट कहेंगे। और जिनके पास गुहा है ही नहीं, वो पूरा का पूरा मेसोडर्म से कवर्ड ही है, उसे अपन कहेंगे आसिलोमेट। सो विच डायग्राम मैंने आपको चीजें समझा दी हैं। डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या है, डिप्लो का मतलब जो 2 लेयर जिसके पास होती है, ट्रिप्लो मतलब इसके पास 3 परतें होती हैं भ्रूणी अवस्था में। खैर, अब हम आते हैं एनिमल किंगडम के अगले पार्ट में कि अब हम इस टॉपिक में अगला विषय पे पढ़ेंगे मेटामेरिज्म के बारे में। मेटामेरिज्म का मतलब क्या होता है, मेटामेरिज्म का मतलब होता है खंडी भवन। इस खंडी भवन को हम नॉर्मल शब्दों में सेगमेंटेशन भी कह सकते हैं। सेगमेंटेशन का मतलब ये होता है कि भाई साहब ये लोग ना खंड खंड में बटे हुए रहते हैं। अब खंड खंड में बटे होने का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो पूरा शरीर जो है 3 खंडों में बटा हुआ है। अब जैसे तुम कॉकरोच को, अर्थवर्म को देखोगे, मतलब केचुए को, तो पूरा शरीर में से लाइन धारी 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 दिखाई देती है ना। अगर तुम कॉकरोच को देखोगे तो कॉकरोच में भी ऐसा बटा बटा हुआ भाग दिखाई देगा कि खंड खंड में विभाजित रहता है। लेकिन यही चीज अगर तुम मतलब किसको देखना चाहिए, अगर मान लो टिनोफोरा को देख रहे हो, साइकॉन को देख रहे हो, स्पॉन्ज को देख रहे हो, तो उसमें ये सब चीज नहीं दिखाई देती है। तो जब शरीर अलग 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 खंडों में विभाजित हो, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मेटामेरिज्म। सो व्हाट इज मेटामेरिज्म? मेटामेरिज्म का मतलब होता है जब शरीर विभिन्न विभिन्न खंडों में, कहीं सिर है तो कहीं पर सीना है मतलब थॉरेक्स है, वक्ष है, कहीं पर पेट है, एब्डोमेन है, कहीं पर पैर है, हमारे पास भी खंड है।
वैसे ही जंतुओं में भी कुछ लोगों के पास में, कुछ प्राणियों में शरीर का बाहरी भाग और आंतरिक भाग श्रेणीबद्ध खंडों में, शरीर का बाहरी भाग और आंतरिक भाग श्रेणीबद्ध खंडों में विभाजित रहता है, खंडों में विभाजित रहता है और बार बार एक ही जैसी चीज जुड़ जुड़कर उनकी संरचना को बनाती है। एक ही जैसी चीज आसपास में क्रमिक क्रम से क्रम आपस में जुड़ती जाती है और संरचना बनती चली जाती है। उसी प्रक्रिया को खंडीभवन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप केचुआ जैसे देखोगे तब, तो केचुआ का भाग जो है ना, केचुआ आप देखोगे, कभी भी केचुआ को देखना तो उसमें देखना एक खंड फिर ऐसा लाइन धारी 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 गोल गोल दिखाई देगी। उसमें ऐसा लगेगा वो पाइप जैसे छल्ले से बने हुए हों, गोल गोल छल्ले से। सो केचुआ छल्ले जैसी संरचना बनाते हैं अपने शरीर में और उन शरीर भाग को विखंडी और विखंडावस्था, इसी को अपन सेगमेंटेशन और इसी को अपन मेटामेरिज्म भी कहते हैं। सो क्या है मेटामेरिज्म? मेटामेरिज्म मतलब एक ऐसी प्रॉपर्टी जहां पर लोगों में खंड खंड पाए जाएंगे। यह भी एक विभाजन का आधार बनेगा। ये जो 11 फाइलम बने हैं उनमें से एक आधार इसका भी है कि खंडीभवन किसी के पास में प्रेजेंट है और किसी के पास में नहीं है। किसी के पास पूर्ण पाचन तंत्र है, किसी के पास अपूर्ण पाचन तंत्र है, किसी के पास में खुला परिसंचरण तंत्र है, किसी के पास बंद परिसंचरण तंत्र है, किसी के पास सिलोम है, किसी के पास स्यूडोसिलोम है, किसी के पास आसिलोम है। कोई 2 लेयर से बना है, कोई 3 लेयर से बना हुआ है। किसी के पास संगठन सेलुलर लेवल का है, किसी के पास टिश्यू लेवल का, किसी के पास ऑर्गन लेवल का, किसी के पास में सिस्टम लेवल का है। और ये सब के सब पॉइंट आधार बनते हैं विभाजन का। मतलब ये जो 11 फाइलम हमने बाइफरकेट डिवाइड करके रखा हुआ है ना, ये 11 के 11 फाइलम को विभाजन करने का आधार यही सब लोग हैं। एक लास्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस आधार पर भी विभाजन बहुत चलता है, जिसे अपन कहते हैं नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड को हिंदी में कहते हैं पृष्ठरज्जु। अब ये क्या चीज होती है? नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड का मतलब ये होता है, कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं, कुछ जीव जंतु, सारे नहीं, ये भी एक आधार है विभाजन का। कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जिनके डॉर्सल साइड, मतलब पीछे वाले साइड में, जैसे मतलब अगर आप कॉकरोच ऐसा लेटा हुआ तो ये इसका ऊपरी साइड हो गया। अब चूंकि हम खड़े हुए तो हमारा पीछे इधर है, हम इसको पीछे कहेंगे, लेकिन मतलब कॉकरोच को अगर देखा जाएगा तो कॉकरोच का ऊपरी भाग होगा वो। हम भी अगर ऐसे लेट जाएंगे तो ये हमारा ऊपरी भाग होगा ना, वैसे ही कॉकरोच का भी ये ऊपरी भाग है। इस इलाके को, ये इस पीछे वाले भाग को डॉर्सल साइड कहते हैं। ठीक है, डॉर्सल को हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं डॉर्सल, मतलब जो भी है, ठीक है, पीछे तरफ में। अब वहां पर एक बढ़िया रॉड शेप्ड, रॉड जैसा लंबा बना हुआ एक विशेष संरचना पाई जाएगी जिसे पृष्ठरज्जु कहते हैं। अब अगर ये प्रेजेंट है तो एक अलग चीज है, और अगर नहीं है तो एक अलग क्लासिफिकेशन हो जाता है। तो दुनिया के मैक्सिमम जीव जंतु जितने पोरीफेरा से लेकर आपके क्या बोलते हैं हेमिकॉर्डेटा तक आते हैं ना, इन सबके पास ये नहीं पाया जाता, इन सबको नॉन कॉर्डेट्स कह देते हैं। और आखिरी फाइलम जो कॉर्डेटा, जिनके पास हम जिसको कॉर्ड कहते हैं, हमारे पास ये कॉर्ड होता है, दैट्स व्हाई हम इसे नोटोकॉर्ड कहते हैं। तो अगर तुम्हारे पास नोटोकॉर्ड है तो तुम कॉर्डेटा हो, और अगर तुम्हारे पास नोटोकॉर्ड नहीं है तो तुम कॉर्डेटा नहीं हो। सो कॉर्डेटा का मतलब अभी फिलहाल कुछ जानने की जरूरत नहीं, आप बस इतना जानो कि नोटोकॉर्ड का मतलब पृष्ठभाग में एक विशेष प्रकार रॉड शेप संरचना है जो मीजोडर्म से बनी है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किससे बनी? मीजोडर्म से। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 3 परतें हैं जो हमारे शरीर की समस्त संरचनाओं को बनाते हैं। वो 3 परतें एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म है। इनमें से जो पृष्ठरज्जु है वो मीजोडर्म से बनी हुई है, मध्य वाली परत से। और ये जो मध्य वाली परत से बना है तो कैसा बना है? रॉड शेप। किधर बना है? पीछे की तरफ। और ये कौन सी अवस्था में? भ्रूणी अवस्था में। भ्रूण वाली अवस्था में रहेगा तो हम उसे कहेंगे कि ये कॉर्डेटा है। अच्छा, फिर भ्रूणी अवस्था से जब ये लोग बड़े होते हैं ना, एडल्ट होते हैं, मतलब भ्रूण से जब ये शिशु बनने लग जाते हैं तो किसी किसी के पास में रहता है, किसी किसी के पास चला जाता है, किसी के पास रूपांतरण हो जाता है। ये एक अलग विषय है, अपन इसको कॉर्डेटा में पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल बस इतना याद रखना, शलाका मतलब होता है रॉड शेप्ड, इसे अपन कहते हैं रॉड के जैसा, रॉड शेप्ड पृष्ठरज्जु, जिसका नाम नोटोकॉर्ड है। कहां से बनता है नोटोकॉर्ड? कहां से बनता है? मध्य त्वचा से। मध्य त्वचा मतलब मीजोडर्म से उत्पन्न होता है। जो भ्रूणीय परिवर्धन समय, विकास के समय पृष्ठ सतह पर
पृष्ठ मतलब मैंने बताया था डोर्सल साइड पे, पृष्ठ मतलब पीछे साइड वाला हिस्सा है, सतह में बनती है। 3 लाइनें इंपॉर्टेंट है। कैसे शेप का है बेटा? रॉड शेप का। कहां प्रेजेंट है? पृष्ठ भाग में, डोर्सल साइड में। कहां से बना है? मीजोडर्म से बना है। कौन सी अवस्था में? भ्रूणी अवस्था में। एडल्ट की बात नहीं कर रहे हैं। अब जैसे मान लो ये डायग्राम है, ये एक भ्रूण है। अब ये भ्रूण जब होता है ना 1 महीना 2 महीने का होता है, तो 3 महीने का आप देखोगे यहां पर, तो ये जो पीछे की तरफ में ये भाग यहां पे दिखाई दे रहा है, ये इसका शरीर है, ठीक है। इसके पीछे की तरफ में यहां पर देखो, ये जो भाग है ये नोटोकॉर्ड दिखाई दे रहा है, ये, और इसके पीछे की तरफ में नर्व कॉर्ड है, ठीक है। इसे नोटोकॉर्ड कहते हैं। ये है पृष्ठरज्जु, ये जो लाइन दिखाई दे रही है ना, ये पृष्ठरज्जु है। हमारे पास में भी होता है ये, ठीक है, लेकिन अभी हमारे पास है मेरुदंड के रूप में। ये जो हड्डी होती है ना बीच में मेरुदंड, इसके बीचों बीच में होता भी है, नर्व कॉर्ड उसे अपन कहते हैं। तो नोटोकॉर्ड ये है जो अभी प्रेजेंट है। जैसे आप ये मछली को देख लो, ठीक है। अब ये मछली के पास में क्या होता है? ऊपर की तरफ में नर्व कॉर्ड है और उसके नीचे नोटोकॉर्ड है। ये हड्डी का, यहाँ पे 2 चीजें होती है ना, एक हड्डी होती है और बीचे बीच न्यूरॉन्स के जाने का रास्ता होता है। न्यूरॉन्स मतलब तंत्रिका तंत्र के जाने का रास्ता होता है। तो 2 चीजें हैं, एक नर्व कॉर्ड और एक नोटोकॉर्ड। बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में, मैं बताऊंगा बाद में फिर। सो जो नर्व कॉर्ड है वो एक अलग चीज है, वो उसका न्यूरॉन्स वाला काम है। नोटोकॉर्ड का काम क्या है? नोटोकॉर्ड एक हड्डी जैसी संरचना है। तो जिसके पास में है वो कॉर्डेटा है, मेरुदंड जिसे अपन कहते हैं। कॉर्डेट्स मीन्स मेरुदंड युक्त जीव। कॉर्डेटा मतलब ही होता है जिसके पास कॉर्ड पाया जाएगा। कॉर्ड पाया जाने का मतलब नोटोकॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड कौन सी अवस्था में? भ्रूणी अवस्था में। बस यही आगे जाकर फिर रूपांतरित हो जाता है। किसी किसी के पास में खत्म हो जाएगा, किसी किसी के पास में जीवन पर्यंत रहेगा, और किसी किसी में इसका रूप बदल जाता है। जैसे हमारे पास में अब ये मेरुदंड में बदल गया, इज कन्वर्टेड टू वर्टिब्रल कॉलम। आज हमारे पास में ये हड्डी जो मेरुदंड है ना, ये भ्रूणी अवस्था में नोटोकॉर्ड ही था, तो ये हमारे पास में रूपांतरित हो गए। तो जब ये लोग बड़े होते हैं तो ये अपने आप को बदल लेते हैं। लेकिन एक बात पक्की है कि भ्रूणी अवस्था में सबके पास पाया जाएगा, और जिस जिसके पास ये पाया जाएगा, दे ऑल आर कॉर्डेट्स। इन सभी को कॉर्डेटा कहा जाएगा। जिनके भ्रूणी अवस्था में नोटोकॉर्ड पाया जा रहा है वो कॉर्डेटा है। यह हो सकता है कि कॉर्डेटा जब बड़ा हो तो उनमें से कुछ लोगों के पास ये गायब हो जाए, कुछ लोगों के पास में उसी रूप में रहे, कुछ लोगों के पास में रूप बदल जाए। तो इस आधार पर हम फिर उसका विभाजन करेंगे। लेकिन एक बात कंपलसरी है कि भ्रूणी अवस्था में पाया जरूर जाएगा, जिसे नोटोकॉर्ड कहेंगे, पृष्ठरज्जु कहेंगे। पृष्ठरज्जु युक्त प्राणी को रज्जुकी या कॉर्डेट्स कहते हैं। दे ऑल रज्जुकी, दे आर कॉर्डेट्स। और जिनके पास नहीं पाया जाता है उसे अरज्जुकी और नॉन कॉर्डेट्स कहते हैं। अभी नॉन कॉर्डेट कौन कौन है? आपके पास में पोरीफेरा था, पोरीफेरा से लेकर आपके पास में जितने भी हेमिकॉर्डेटा तक होगा, ये सारे के सारे जो हैं वो नॉन कॉर्डेट्स हैं। दे आर ऑल नॉन कॉर्डेट्स। कॉर्डेटा केवल एक फाइलम में आता है क्योंकि उसकी भ्रूणी अवस्था में ये पाया जाता है। होप सो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। थोड़ी देर में मैं आपको नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड सबका डिफरेंस बता दूंगा। आपको चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी। मेन चीज पॉइंट बस ये याद रखना कि जो हमारे पास रॉड शेप्ड नोटोकॉर्ड है ये डॉर्सल साइड में प्रेजेंट रहेगा, और ये जो है भ्रूणी अवस्था में पाया जाता है। जब एडल्ट कन्वर्ट होते हैं, ये परिपक्व होते हैं, तो ये अपना रूप रंग कभी कभार बदल देते हैं, या फिर वैसे ही रूप में रहेंगे या तो खत्म हो जाएंगे। तो इतनी सारी चीज हमने पढ़ ली बेटा। अब जितनी चीजों को पढ़ा है उन आधार पर हम विभाजन करना, हमें इतने ही पॉइंट को पढ़ना है। आपको मैंने कॉर्डेट्स के बेसिस में क्लासिफिकेशन कर दिया, आपके पृष्ठरज्जु के आधार पर, सेगमेंटेशन के आधार पर, परिसंचरण तंत्र के आधार पर, पाचन तंत्र के आधार पर, सीलोम के आधार पर, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक के आधार पर, संगठन के आधार पर, सिमेट्री के आधार पर। अब हम यहां से पूरे के पूरे 11 के 11 फाइलम को इस आधार पर बांटने जा रहे हैं। तो सबसे पहले, उससे पहले मैं आपको कुछ एक चार्ट बना देता हूं ताकि आप एक कहानी आसानी से आप इसको समझ सकें कि हम इसको कंप्लीट कैसे करना है। देखो, तो एक एनसीईआरटी डायग्राम बनाती है ताकि ये 11 के 11 जो पॉइंट आपको मैंने बताए हैं ना, इसमें से कम 2-3 तो बच्चे तुरंत ही याद कर ले। सुनो, जैसे मान लेते हैं हमारे पास में मैंने लिख दिया एनिमल किंगडम। अब ये एनिमल किंगडम को हमने क्लासिफिकेशन किया। सबसे पहला क्लासिफिकेशन हुआ ऑन द बेसिस ऑफ संगठन। मैंने संगठन के आधार पर विभाजन किया, तो मैंने बताया था कि संगठन के आधार पर जीव 2 प्रकार के होते हैं। एक हम इसे कहेंगे कोशिकीय स्तर, मतलब सेलुलर लेवल संगठन।
कोशिकीय स्तर का संगठन है इनके पास में। और दूसरा फिर आता है ऊतक स्तर का, ठीक है, इसमें भी 2-3 होते हैं आप जानते हैं। इसके बाद आ जाएगा अंग स्तर का, और उसके बाद मैंने बताया था आपको अंग तंत्र का। एनसीईआरटी को सब में एक साथ लिखी हुई है, पर आप इसे बात को याद रखना कि मैंने आपको बताया था ऊतक में कौन कौन आता है। ऊतक में आता है सिर्फ और सिर्फ सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा। अंग में प्लेटीहेल्मिन्थीस से लेकर हेमिकॉर्डेटा तक सभी के सभी, कॉर्डेटा तक भी आ जाते हैं। और अंग तंत्र सिर्फ कुछ ऊंचे जीव जंतु जैसे पक्षी, मैमेलिया, उन्हीं के पास बस होता है अंग तंत्र, हर किसी के पास में अंग तंत्र नहीं होता। ये तीनों को मैंने एक साथ लिख दिया है बस। कोशिकीय स्तर को अगर अपन संगठन को देखें तो इस हिसाब से हमारे पास में केवल एक फाइलम, एक ही संघ दिखाई देता है, और उस संघ का नाम होता है पोरीफेरा। तो आपके पास में पूछा जाएगा पोरीफेरा का मुख्य गुण क्या है, आप कहेंगे ऊतक स्तर का संगठन है। एक पॉइंट तो क्लियर हो गया, सॉरी कोशिकीय स्तर का संगठन है, ये पॉइंट हो गया। और बाकी सारे के सारे ऊतक अंग या अंग तंत्र के बने हुए होंगे। अब पॉइंट ये आता है कि अगर संगठन के बाद अलग पॉइंट देखेंगे तो हमारे पास में दूसरी चीज निकल कर आती है सिमेट्री, मतलब सम्मिति। हमने दूसरा विभाजन का आधार देखा सम्मिति। सम्मिति के आधार पर देखेंगे तो कोशिकीय स्तर जो होता है संगठन वो असम्मित रहेगा, असम्मित रहेगा। हमारे पास में जो ऊतक स्तर के संगठन होंगे वो दो प्रकार के हो सकते हैं। ये सभी के सभी लोग दो प्रकार से बनेंगे, सबके सब हम कह रहे हैं, मतलब यहां पर ये याद रखना कि इनके पास में दो प्रकार का वर्ड आ जाएगा। पहला हम इसे कहेंगे रेडियल सिमेट्री, मतलब अरीय सम्मिति, इनके पास सम्मिति अरीय सम्मिति होगी। और दूसरा मतलब होता है बाइलैटरल सिमेट्री, बाइलैटरल सम्मिति, मतलब इसे अपन कहेंगे द्वि पार्श्व सम्मिति। अब हमको यह देखना है कि रेडियल सिमेट्री में कौन कौन आता है। तो रेडियल सिमेट्री का सबसे पहला वर्ड आ जाता है जिसे अपन कहते हैं सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा, इसी का नाम निडारिया है, इसी का नाम निडारिया है। और यहीं पे दूसरा नाम यहां पे आ जाएगा सिलेंट्रेटा, और उसके बाद आ जाएगा हमारे पास में टिनोफोरा। ये दोनों इसमें आ जाएंगे, ठीक। अब आ गए हमारे पास में बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री में बाकी बचे हुए सारे पार्ट आ जाएंगे, ठीक है, बाकी बाइलेटरल सिमेट्री में होंगे। अब तीसरा विभाजन जो हमने यहां पर देखा, वो तीसरा विभाजन जो है वो यहां पर आ जाएगा। हमने जिस आधार पर बनाया है उसका नाम क्या होता है, सिलोम, सिलोम गुहा, ठीक है। तो इस आधार पर हमने इसको तीन भागों में बांट रखा है। पहला वर्ड तो आता है आसिलोमेट, दूसरा वर्ड आता है इसे अपन कहते हैं स्यूडो सिलोमेट, और लास्ट वर्ड आता है इसे अपन कहते हैं सिलोमेट, मतलब इसके पास सिलोम है, इसके पास अधूरा है, इसके पास सिलोमेट है। ये आसिलोमेट, इनके पास सिलोम नहीं है। अब लास्ट वर्ड आता है कि आसिलोमेट में कौन आएगा। आसिलोमेट में अब टिनोफोरा के बाद मैंने आपको बताया था, दो पार्ट आपको बताए गए थे कि इसके बाद में आता है बेटा क्या, प्लेटीहेल्मिन्थीस, ये आ गया प्लेटीहेल्मिन्थीस। इसके बाद आ जाएगा यहां पर क्या आ जाएगा, एस्केलमेंथीस, ये एस्केलमेंथीस में आता है। फिर आ गया सिलोमेट, और सिलोमेट में बाकी बचे हुए पार्ट जो होते हैं इसी में आएंगे, एनिलिडा। उसके बाद आ जाएगा आपके पास में आर्थ्रोपोडा, लाइन से बस लिखते चलो। उसके बाद आ गया आपके पास में मोलस्का, मोलस्का। उसके बाद में हमारे पास में आ गया इकाइनोडर्मेटा। इसके बाद आ गया हमारे पास में हेमिकॉर्डेटा, एंड लास्ट वन इज अ कॉर्डेटा, ठीक। 11 फाइलम हो गए। ये चार्ट को तुम्हें याद रखना है। तो सबसे पहले हमारे पास में पोरीफेरा है, दूसरा हो गया सिलेंट्रेटा, तीसरा हो गया टिनोपोरा, चौथा हो गया प्लेटीहेल्मिन्थीस, पांचवा एस्केलमेंथीस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा,
हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। 12 फाइलम दिखाई दे रहे हैं तुम्हें, ये 12 के 12 फाइलम याद रखने का है। अब सवाल ये आता है कि आप इस डायग्राम में क्या क्या देखते हो। इकाइनोडर्माटा का यहां पर एक अपवाद है, याद रखना। ये स्टार बना के लिखा हूं, मैं अलग से आपको समझाऊंगा। इस डायग्राम में एक चीज देखो, आपसे पूछा जाए कॉर्डेटा के बारे में 3 प्रॉपर्टी बताओ आपसे। आप एक बात याद रखना कि कॉर्डेटा आता है सिलोम में, सिलोमेट रहेगा, इसके पास सिलोम पाया जाएगा। दूसरा वर्ड है कि ये बायलेटरल सिमेट्री है, और तीसरा वर्ड आएगा कि ऊतक या अंग तंत्र का संगठन है। ऊतक वाला याद रखना, ये दोनों में आएगा। ऊतक सिर्फ इन दोनों के पास में आता है, अंग जो है वो इन सबके पास में आएगा, ये जितने भी यहां पर लिखे हुए होते हैं। अंग तंत्र का एग्जाम्पल बस इतना याद रखना, ये सिर्फ जो होते हैं हायर ऑर्गेनिज्म में पाया जाएगा, हायर ऑर्गेनिज्म में पाया जाएगा। हायर ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जस्ट लाइक मैमल्स और जस्ट लाइक बर्ड्स, एवीज यानी बर्ड्स, पक्षी, ये दोनों जो हैं वो हायर एनिमल में आते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि बताओ कि एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लो एस्केलमेंथीज लिखा हुआ है, एग्जाम्पल के लिए ध्यान देना इधर। एस्केलमेंथीज के 3 प्रॉपर्टी बता दो, मात्र 3 पूछ रहा हूं मैं आपसे। एस्केलमेंथीज के सामने लिखा हुआ है कि जो आपके पास एस्केलमेंथीज है वो स्यूडोसिलोमेट है, पहला पॉइंट स्यूडोसिलोमेट है। दूसरा ये आता है बायलेटरल सिमेट्री में, और मैंने बता दिया है कि ऊतक लेवल का संगठन केवल उन दोनों के पास में रहेगा, बाकी एस्केलमेंथीज है तो अंग स्तर का संगठन है। 3 प्रॉपर्टी याद हो गई, बस इतना ही हमें करना है। तो तीसरी प्रॉपर्टी पे ध्यान देना है कि अंग स्तर का संगठन, द्विपार्श्व सममिति और सिलोमेट, एस्केलमेंथीज डन। फिर पॉइंट अगर आपसे पूछा जाए कि प्लेटीहेल्मिन्थेस के गुण बताओ, तो प्लेटीहेल्मिन्थेस का पहला गुण जो है वो आसिलोमेट होता है, द्विपार्श्व सममिति है, अंग स्तर का संगठन है। ये 3 पॉइंट को याद करने की कहानी है, ये फ्लो चार्ट बताता है तुम्हें, ये 3 पॉइंट याद रहना चाहिए। आपसे पूछा जाए टीनोफोरा का एग्जांपल बताओ, टीनोफोरा की क्या प्रॉपर्टी? टीनोफोरा बेटा याद रखना सिलोम नहीं पाया जाएगा, ये सबके सब आसिलोमेट होंगे। ये सबके सब जो होता है आसिलोमेट होंगे। ये भी होगा आसिलोमेट, ये भी होगा आसिलोमेट, ये सब के सब आसिलोमेट ही रहेंगे। ये कहानियां बनती हैं, सब के सब आसिलोमेट रहेंगे। तो चीजों को इस आधार पर पढ़ना है, चीजों को इस कॉन्सेप्ट के साथ में पढ़ना है कि चीजें तुम्हें कम से कम 3 पॉइंट बन जाए, और ये डायग्राम तुम्हें बनना चाहिए। डायग्राम के सारे कॉन्सेप्ट तुम्हें एकदम एक पॉइंट पे बनने चाहिए, तभी कहानी बनेगी। एक चीज बस लिखा हुआ इकाइनोडर्माटा अपवाद है, इसका मतलब यह है कि इस फ्लो चार्ट के हिसाब से बताओ इकाइनोडर्माटा किस में आता है। इकाइनोडर्माटा आता है सिलोमेट में, बायलेटरल सिमेट्री में और अंग स्तर के संगठन में। पर इकाइनोडर्माटा के पास में जो एडल्ट होता है, एडल्ट मतलब समझते हो ना, जो परिपक्व बनता है एडल्ट, वो रेडियल सिमेट्री का होता है। रेडियल सम्मिति मतलब उसके पास में जो सम्मिति है वो अरीय सम्मिति का रहेगा, तो इसकी सम्मिति अरीय हो जाएगी। और जब हम इसे कहेंगे कि ये अरीय सम्मिति है तो ये अपवाद हो गया ना। इस फ्लोचार्ट के हिसाब से ये बायलेटरल सिमेट्री होना चाहिए, इस फ्लोचार्ट के हिसाब से बायलेटरल सिमेट्री, बट इकाइनोडर्माटा जो होता है वो अरीय सम्मिति, ये एक अपवाद है, बाकी सब कॉन्सेप्ट सिंपल है। तो इस डायग्राम को बेटा याद कर लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें बहुत मजा आएगा इस टॉपिक को पढ़ने में। चैप्टर के आखिरी में एक और फ्लो चार्ट मैं आपको बनवाऊंगा। मतलब अगर बच्चों को सिंपल से एक पॉइंट पे क्वेश्चन बनाने हो ना, तुम्हें सिर्फ एक लाइन पे क्वेश्चन बनाने हो, तो तुम्हें फिर कम से कम वो सिर्फ फ्लो चार्ट को ही पढ़ना है। हालांकि मैं डिटेल में बताऊंगा, पूरा चीज आपको समझाऊंगा, लेकिन अगर एक लाइन पे तुम्हें सारी चीज अगर पढ़नी है तो कम से कम सबसे पहले ये चार्ट याद कर लो। इससे तुम्हें कम से कम 3 पॉइंट, टोटल 11 चीज पढ़नी है हमें। 11 बिंदुओं पे हम किसी का आइडेंटिफिकेशन करेंगे, उन 11 में से 3 बिंदुओं तुमने कर ली, अब मात्र 8 बिंदुओं को पढ़ना है तुम्हें। उसमें से एक पॉइंट है एग्जाम्पल, तो मतलब 7 बिंदुओं के बारे में बस पढ़ लिए, तुम्हारा एनिमल किंगडम पूरी तरह से एकदम दिमाग में रापचिक तरीके से बैठ जाएगा, एकदम मजेदार तरीके से। समझ रहे हैं? तो चलिए, तो अगले पॉइंट पे आते हैं। ये सारा पॉइंट याद रखिएगा। मैं फिर एक बार पूछ लेता हूं आप लोगों से ताकि बन जाए। जैसे मान लो आपसे पूछा जाए कि मोलस्का के बारे में बताओ, मोलस्का के बारे में 3 बातें बताओगे, तो यार मोलस्का के सामने में क्या लिखा है? ये सिलोमेट होता है, सिलोम पाया जाएगा। कैसा सिमेट्री? बायलेटरल सिमेट्री। और संगठन कौन सा रहेगा? अंग स्तर का।
मैंने बताया एनसीईआरटी भले तीनों को एक साथ लिख कर रखी हुई है, पर उतक लेवल का केवल 2, उसके नीचे के पूरे अंग स्तर और अंग तंत्र के कुछ में ही बस पाया जाएगा। अंग तंत्र हर किसी में नहीं पाया जा सकता। इस तरीके से कम ये इतने फाइलम, इतनी कहानियां, इतने पॉइंट को याद रख लेना। और ये रहा तुम्हारा फ्लो चार्ट, इसे एनसीईआरटी तुमने दिख रखी है और पूरा पॉइंट को पढ़ के जाकर देख लेना। देख लो भाई, एनिमेलिया जो बहुकोशिकीय होते हैं उसको हमने 2 भागों में बांटा हुआ है। पहला कोशिकीय स्तर, उतक स्तर, अंग तंत्र स्तर। कोशिकीय स्तर में केवल और केवल एक आता है पोरीफेरा। उतक स्तर, अंग स्तर पे हमको इसको 2 भागों में बांटा ऑन द बेसिस ऑफ सम्मिति, असम्मिति और द्विपार्श्व सम्मिति और अरीय। अरीय के अंदर 2 लोग आते हैं, एक आ गया निडारिया एंड सिलेंट्रेटा, निडारिया और सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा जिसे अपन कहते हैं। द्विपार्श्व सम्मिति के 3 भाग हो गए बेटा, यहां पर ये बिना गुहा का, कूट गुहा का और सत्य गुहा का। आगुहा में आता है कौन? प्लेटीहेल्मिन्थीस। कूट गुहा में कौन आता है? एस्केल्मिन्थीस। एस्केल्मिन्थीस। सत्य गुहा में कौन आता है? फिर सत्य गुहा में एनलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कॉडेटा। इकाइनोडर्माटा के ऊपर में ऐसे स्टार लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? इकाइनोडर्माटा के जीवन चक्र की अवस्था में 2 प्रकार की अवस्था, एक अरीय और एक द्विपार्श्व। शुरुआती समय पे जब वो लार्वा अवस्था में होते हैं तब वो होते हैं द्विपार्श्व, लेकिन जैसे ही वो एडल्ट और मैच्योर हो जाते हैं ना, तो उनके पास जो सम्मिति आती है उस सम्मिति का नाम होता है अरीय सम्मिति। अरीय सम्मिति किसमें पाया जाएगा? एडल्ट में, परिपक्व में। और द्विपार्श्व किसमें पाया जाएगा? लार्वा अवस्था में। लार्वा समझते हैं ना, लार्वा मतलब जब छोटे फॉर्म में रहेगा, और एडल्ट मतलब जब परिपक्व हो गया। तो कौन सम्मिति आ गई? अरीय। तो इसके थोड़ा सा अपवाद वाले कॉन्सेप्ट आते हैं, लेकिन इसके अलावा बाकी जितने भी हैं वो सब एकदम कॉन्सेप्टुअल अच्छे से बैठ के पढ़ेंगे। अब ये इतने फाइलम हो गए बेटा, और इतने आधार पर तुम्हें जो है चीजों को पढ़ना है। तो चलो मैं एक बार फिर से तुम्हें बता दूं कि टोटल 11 फाइलम जो हमको पढ़ना है वो कौन कौन से आधार पर होंगे। तो आप जब सबसे पहले किसी भी संगठन के बारे में पढ़ रहे हो, कोई भी संघ पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले उसका आप बताएंगे आवास, कैसे क्षेत्र पे रहता है। फिर आप बताएंगे कि उसकी मतलब संगठन कैसा है। फिर आप उसको बताएंगे कि उसका संगठन कैसा है। जब संगठन हो जाएगा तो फिर अगला पॉइंट बताना सम्मिति कैसी है उसकी। इतना तो याद हो ही जाएगा ना भाई। उसके बाद सम्मिति के बाद में आ जाएगा सीलोम के ऊपर क्वेश्चन आएगा, सीलोम कैसा है उसके पास में। फिर 5वें पॉइंट पे आएगा पाचन तंत्र कैसा है उसका। फिर क्वेश्चन पूछेंगे परिसंचरण कैसा है उसका। इन सभी बिंदुओं को डिटेल करना है। 7वें पॉइंट पे परिसंचरण के बाद क्या आ जाएगा? उत्सर्जन कैसा कर रहा है वो, ठीक है। 8वें नंबर पे उसका जनन कैसा चल रहा है, वो रिप्रोडक्शन कैसा कैसा करता है। 9वें नंबर पे पॉइंट आता है उसका विशिष्ट गुण बताओ। उस जीव के अंदर कुछ तो विशिष्ट लक्षण होंगे, उन विशिष्ट लक्षणों को बताओ। और 10वें नंबर का सबसे आखिरी टॉपिक आता है जो पूछा जाएगा विशिष्ट लक्षण के बाद, उदाहरण। ठीक है। अब इस बीच के अलावा अगर आप और चाहो तो एक आध पॉइंट और डाल सकते हैं। जैसे मान लो उदाहरण नहीं डालना है तो उदाहरण के अलावा जो है 1-2 पॉइंट और बता देता हूं मैं। जैसे 11वें नंबर पे 10वें नंबर पे आ गया आपके पास में खंडीकरण के आधार पर बताओ कि क्या उसमें खंडन होगा, हाँ या ना। खंडीकरण, ये पॉइंट होगा मेटामेरिज्म। फिर 11वें नंबर पे आ गया नोटोकॉर्ड है या नहीं। तो ये सब तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं भाई कि शुरू के 10 के पास नोटोकॉर्ड नहीं है और बाकियों के पास में उदाहरण के लिए। फिर लास्ट पॉइंट आ गया उदाहरण। तो इन सभी 11 बिंदुओं पे हमें बात करनी है। और मैं बार बार आपको नहीं बताऊंगा कि जिस भी फाइलम के ऊपर में आपको बात करनी है उनको इन 11 बिंदुओं के आधार पर नापना है और 11 बिंदुओं के आधार पर हमको पढ़ना है कि उसका आवास कैसा है, उसका यूनिक फीचर क्या है, संगठन क्या है, सम्मिति क्या है, सीलोम क्या है, पाचन तंत्र कैसा है, परिसंचरण कैसा है, उत्सर्जन कैसा है, जनन कैसा है, विशिष्ट लक्षण कैसे हैं, खंडीकरण कैसा है, नोटोकॉर्ड कैसा है, उदाहरण क्या क्या है। इन सभी विषयों पे हम बात करने वाले हैं। तो हम उससे पहले कि हम उस सभी चीजों को पढ़ें, याद रखना इतने 11-12 बिंदुओं पे हमको बातें करनी है, जिसमें से मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम ये आवाज को छोड़ दिया जाए तो संगठन, सम्मिति और सीलोम ये तो तुम बता ही दोगे, ठीक है। फिर पॉइंट आता है विशिष्ट लक्षण, तो ये तो सबका अलग अलग रहेगा है। खंडीकरण बता ही सकते हैं, इसमें नोटोकॉर्ड भी बता ही सकते हैं। तो ये 2 फाइलम खत्म हो गए। इन 3-4 विषयों पे बढ़िया बात करना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है विशिष्ट लक्षण।
मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यही है कि उसका सबसे अच्छा फीचर क्या हो सकता है, क्या अंतर है आपके बाकी जीवों को दूसरे जीवों से कंपेयर करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा डायग्राम देखिए, इसलिए मैंने ये डायग्राम डाल रखा है ताकि देख के इंटरेस्ट आए कि आप कुछ भी ऐसे बेवकूफ चीज को पढ़ने नहीं जा रहे हो। बहुत सुंदर चीज होती है ये, बहुत खास एग्जाम्पल इसके होते हैं और ये बहुत बढ़िया पूछा जाता है। जबर चीज है। इसने जंतु जगत का सबसे पहला, अगर हमने किसी को भाई माना है, पहली जगत किसी को मान रखी है तो वो पोरीफेरा है हमारा। तो हमने पोरीफेरा को जगह इसलिए दी है। पोरीफेरा शब्द क्या बताना चाहता है? पोरीफेरा, पोरीफेरा। तो पहले नाम के शब्द को ही पढ़ लो ना, तो तुम्हारा आधा काम तो वैसे ही आसान हो जाएगा। कम से कम एक लाइन तो कम से कम याद रहेगी। और याद रखना, ये जो नाम रखा गया ना इसका, यही इसका मुख्य लक्षण होगा, मुख्य पॉइंट यही होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट यही बनता है कि इसका ये जो नाम रखा गया है पोरीफेरा, वो क्यों रखा गया है, व्हाई इट इज कॉल्ड पोरीफेरा। तो ये याद रखना, पोरीफेरा का मतलब होता है पोर बियरिंग। पोर बियरिंग का मतलब ये होता है कि जिसके पास में छिद्र युक्त रहेंगे। अब सवाल बस इसी के इर्द गिर्द घूम जाता है। बस तुम इस छिद्र का मतलब पता लगा लो, तुम्हारा काम हो गया। इस छिद्र का मतलब क्या है, जरूरत क्या है इस छिद्र की, ये छिद्र करता क्या है, बस ये जान लिए, तुम्हारा पोरीफेरा खत्म। तो देखो, सुनते हैं भाई साहब कि हमारे पास ना एक ऐसा बढ़िया दंड युक्त संरचना होती है पोरीफेरा। इसके पूरे शरीर में छेद 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 पाए जाते हैं और उस छेद से ये पानी को अंदर लेना, भोजन को अंदर लेना, उत्सर्जन करना, परिसंचरण करना सब कर लेता है। तो जिनका छिद्र युक्त शरीर है, छिद्र युक्त ही शरीर है पूरा है, उसी को हम पोरीफेरा कहते हैं। और ये लोग छिद्र से क्या करते हैं, ये अगला विषय आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं, उन्हीं 11 बिंदुओं पे बात करेंगे, लेकिन उसके पहले हम पॉइंट बना लेते हैं। इस संघ को प्राणियों के सामान्यतः स्पंज कहते हैं। पहला जरूरी पॉइंट कि इसके अंदर जो भाग है उसे स्पॉन्ज कहते हैं। इसके अंदर जो एग्जाम्पल है वो स्पॉन्ज है। ये कहां पर रहते हैं? सबसे पहला पार्ट, सामान्यतः लवणीय। आवास कैसा है बेटा इसका? लवणीय है, मतलब समुद्री। ये समंदर में रहेंगे, ना कि सादे पानी के जलों में रहेंगे, समुद्री है ये लोग। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट देखो, सम्मिति के आधार पर बता रहा है। कैसी सम्मिति है इसका? असम्मिति है। बता चुका हूं मैं आपको, ये रट्टा मारने की जरूरत नहीं, असम्मिति है। ये आद्य बहुकोशिकी होते हैं। आद्य बहुकोशिकी का मतलब होता है मल्टी सेलुलर। क्या कहते हैं इसे यहां पर? इसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मतलब इसका जो संगठन है वो संगठन भी कैसा रहेगा? कोशिकीय स्तर का। तो वही जो फ्लो चार्ट में मैंने आपको तुम्हें याद करवाया था, वही चीज आप यहां पर लिखेंगे सबसे पहले। तो पहला पॉइंट तो यही लिखना कि कोशिकीय स्तर का संगठन है। पोरीफेरम हमको जानते हैं, असम्मिति होता हमको पता है, सिलोम पाया नहीं जाएगा हमको पता है, तो बस इसे स्पॉन्ज कहते हैं और ये समुद्री होता है। शरीर का संगठन कोशिकीय स्तर का होता है। ये हो गया तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, कोशिकीय का स्तर जो है, कोशिकीय स्तर का संगठन इनके पास में पाया जाएगा। अब इस टॉपिक में अगर हमें सब कुछ स्पेशल पढ़ना है तो इसका यूनिक फीचर जानना बहुत जरूरी है। और ये एनसीईआरटी में बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से लिखा हुआ रहता है। आपको मैं बहुत आसानी से डायग्राम डालकर समझाने की कोशिश करता हूं कि इसका यूनिक फीचर है क्या। स्पॉन्ज या पोरीफेरा के बारे में कहा जाता है कि इनके पास नाल तंत्र पाया जाता है। अब ये नाल तंत्र क्या है? अगर हम किसी स्पॉन्ज को देखें तो उसके पास ऐसे 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 होल पाए जाते हैं। जिस होल से ये भोजन अंदर, मतलब इससे पानी वगैरह वगैरह अंदर जाता है और इसकी संरचना बनती है, ऐसी इसकी दीवार बनी रहती है। इस दीवार के बीचों बीच में ऐसा छेद पाया जाएगा। इन छेद को कहा जाता है ऑस्टिया। छेद जहां पर जाकर खुलते हैं उस गुहा का नाम होता है ऑस्कुलम। गुहा के बाद स्पॉन्जियोसील, इज नॉट ऑस्कुलम, स्पॉन्जियोसील। और जहां से पानी बाहर निकलता है उसका नाम है ऑस्कुलम। तीन चीजें मैंने बताई, आप इन तीन चीजों पे फोकस करो। डायग्राम तो आपको दिख ही रहा है, उस डायग्राम को देख लो। पानी जो है वो अंदर जाने के लिए सबसे पहला भाग दिखाई दिया ऑस्टिया, हिंदी में यही कहते होंगे। अंदर एक गुहा दिखाई दे रही है और उस गुहा का नाम होता है स्पॉन्जियोसील। स्पॉन्जियोसील, स्पंज गुहा।
स्पंज गुहा, स्पॉन्जियोसील। और पानी जहां से बाहर निकलता है उसे अपन कहते हैं ऑस्कुलम, बाहर, एग्जिट यहीं से होगा, ठीक है, इन वहीं से होगा, एग्जिट यहां से होगा, ये पॉइंट याद रखना, वाटर एग्जिट, ठीक है। और ये जो दिखाई दे रहा है ये ऑस्टिया, ये इन करेगा यहां से, ऑस्टिया। तो तीन चीजों को ध्यान रखना है, ऑस्टिया, ऑस्कुलम और स्पॉन्जियोसील, ये तीनों मिलाकर एक विशेष प्रकार का तंत्र बनाते हैं, इसे अपन कैनल सिस्टम कहते हैं, नाल तंत्र पाया जाता है। कैनल सिस्टम, वाटर कैनल सिस्टम इसे अपन कहते हैं, ये पॉइंट याद रखना। तो पहले वाटर एंटर करेगा ऑस्टिया में, ऑस्टिया से स्पॉन्जियोसील में, स्पॉन्जियोसील से ऑस्कुलम और ऑस्कुलम से वाटर आउट हो जाएगा। तो इन छेद का काम ही यही होता है बेटा, पानी को लेना और स्पॉन्जियोसील में लाना और ऑस्कुलम से बाहर छोड़ देना, ये इसका सबसे बड़ा यूनिक फीचर है। और इस यूनिक फीचर का नाम वाटर कैनल सिस्टम या कैनाल सिस्टम, नाल तंत्र कहते हैं। जब जल पहले कहां एंटर किया, ऑस्टिया द्वारा शरीर में प्रवेश करेगा, पहला पॉइंट, कहां एंटर करेगा, स्पॉन्जियोसील में प्रवेश करेगा, तथा बाहर बड़े रंध्र से ऑस्कुलम द्वारा बाहर निकल दिया जाता है। ये लाइन बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, समझ ही नहीं पाते होता कैसे होगा। तो पहले ही ऑस्टिया से एंटर किया, स्पॉन्जियोसील गुहा में गया, ऑस्कुलम से बाहर। अब ये जरूरी क्यों है, तीसरा पॉइंट ये आता है कि अगर ये बताओ कि ये अगर है, ये सब ऑस्टिया, ऑस्टिया पानी ले रही है, जरूरत क्या है इसकी, इसी के रास्ते वो भोजन ले रहा है, इसी से वो परिसंचरण करता है, इसी से वो उत्सर्जन करता है, सब कुछ वाटर कैनल सिस्टम से ही होता है। जल परिवहन का यह रास्ता भोजन को जमा करने, श्वसन करने, अवशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करने में सहायक होता है। बहुत जरूरी पॉइंट है। कोई भी भोजन अंदर लेना है, परिसंचरण करना है, उत्सर्जन करना है, कोई भी मटेरियल को बाहर छोड़ना है, तो उसके लिए जरूरी है वाटर कैनल सिस्टम, ये जरूरी है, बहुत पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, यहां पर एक और यूनिक फीचर नजर आता है कि अगर इसके शरीर को देखा जाए, इनके शरीर को देखा जाए, अगर मान लो जैसे ये बना हुआ है ना, अब इसमें बीच बीच में छिद्र भी था, सॉरी, अभी मैं उसका डायग्राम भी बता दूंगा आप उसको। पहला यूनिक फीचर मैंने यहां पर बता दिया है। दूसरा यूनिक फीचर है, इनके शरीर के बाहर की तरफ में कंटिकाएं पाई जाएंगे, स्पिक्यूल उसको अपन कहते हैं, ठीक है। दो चीजें ऐसा यहां पर होती है, ध्यान सुनना। जैसे मान लो ये बनाया जाए ऐसे यहां पर, है ना, ऐसा मान लो ये तो प्रेजेंट था ही ऐसा, ये इनके पास में ऐसा प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा, ठीक है। ये जो छेद वगैरह दिखाई दे रहा है ये तो है ही है, यहां से पानी बाहर निकलेगा, ऑस्कुलम है, ऑस्टिया है, स्पॉन्जियोसील है, ये सारा चीज उसमें रहता है, ठीक है, सब कुछ उसके पार्ट में यहां पर रहता है। अब सवाल ये आता है इसके अंदर की तरफ में ध्यान देना, ठीक है। ये जो भाग होता है यहां पर ऐसा कटिंग 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 करके कुछ ऐसा ना कंटिकाएं पाई जाती है, इनको कहा जाता है कंटिकाएं, ठीक है। इसका डायग्राम भी मैं दिखा दूंगा, लेकिन फिलहाल आप ऐसे ही देख लो। इसको अपन कहते हैं कंटिकाएं, और कंटिकाएं का मतलब होता है स्पिक्यूल, कांटे, ये भी इनका यूनिक फीचर है। और इस कांटे के अंदर की तरफ में यहां पर कुछ बड़ी सी कोशिका ऐसा 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 ऐसा, मतलब अब बड़ा बना दिया है मैंने, लेकिन इतनी भी बड़ी भी नहीं रहती, लेकिन फिर भी याद रखना ऐसी कुछ बड़ी बड़ी कोशिकाएं इनके पास में ऐसा 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 पाया जाएगा। इन कोशिका को अपन कहते हैं कोएनोसाइट सेल, या उर्फ इसका दूसरा नाम आता है कॉलर सेल। यह इस ऑर्गेनिज्म की सबसे बड़ा फीचर आता है, कोएनोसाइट सेल एंड कॉलर सेल। मैं इसका डायग्राम आपको अभी थोड़ी देर में बता दूंगा, लेकिन फिलहाल बस इतना याद रखो कि पहला चीज तो कैनल सिस्टम है, ये जो भाग है इसका नाम ऑस्टिया है, दूसरा नाम इसका नाम स्पॉन्जियोसील है, ये स्पॉन्जियोसील है, जहां से बाहर निकला उसका नाम ऑस्कुलम है, ये कैनल सिस्टम हो गए तीनों मिलाकर। इसके अलावा इनकी जो बाह्य कंकाल होता है, ठीक है, कंटिकाएं, स्पिक्यूल का बना हुआ, स्पॉन्जिन का बना बाह्य कंकाल,
स्पॉन्जिन का बना बाह्य कंकाल। ये एक बहुत बड़ा फीचर होता है इनके पास में कि इनके पास स्पॉन्जिन का बना बाह्य कंकाल होगा। ये बाह्य कंकाल जो है, इसके अलावा इनके पास में एक विशेष कोशिका जिसका सबसे बड़ा रोल होगा, इसे अपन कोएनोसाइट सेल्स कहते हैं, इसका नाम कॉलर सेल भी है। ठीक है, ये 4 बातें अगर तुमने पढ़ लिया, पोरीफेरा मतलब पोरीफेरा तुम्हारी मुट्ठी पे। चलो आओ पोरीफेरा को मुट्ठी में और करते हैं। अब पोरीफेरा को रिप्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। ये पॉइंट याद रखना, यूनिक फीचर मैंने बता दिया बेटा। सबसे पहला पॉइंट याद रखना, वाटर नाल तंत्र जिसे अपन हिंदी में कहते हैं, तुम इंग्लिश में क्यों पढ़ोगे, इसे वही कहते हैं नाल तंत्र। और नाल तंत्र के तीनों नाम आप भूलना नहीं, ठीक है, कि वाटर पहले एंटर करता है ऑस्टिया में, ऑस्टिया से एंटर करेगा और स्पॉन्जियोसिल में, स्पॉन्जियोसिल में, और उसके बाद ऑस्कुलम में, उसके बाद आउट। फिर दूसरा चीज याद रखना, स्पिक्यूल किसका बना हुआ है, स्पॉन्जिन से बना, कंटिकाएं, और तीसरा वर्ड आता है कॉलर सेल। सबसे बड़ी सेल कॉलर सेल, इसी का नाम कोएनोसाइट सेल होता है। ये 3 पॉइंट आपका यूनिक फीचर है, यूनिक मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ये तीनों ही हैं, इनके ऊपर हमारा पूरा फोकस रहना चाहिए। चलो अब इसके बाद आते हैं रिप्रोडक्शन पे। इसके ऊपर भी खूब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है, क्या एक लिंगी होते हैं, द्विलिंगी होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, ये भी पूछा जाएगा इस पे। ठीक है, मैं पॉइंट तो पहले ही आपको बता दिया था, एक बार फिर अंत में रिवीजन करा दूंगा, चिंता की बात नहीं है। स्पंज प्राणियों में नर और मादा पृथक नहीं होते, नर और मादा पृथक नहीं होते, इसका मतलब ये उभयलिंगाश्रयी है, ये उभयलिंगाश्रयी है, नर और मादा एक में ही रहेंगे। ठीक, अंडे तथा शुक्राणु दोनों एक ही के द्वारा बना लिए जाते हैं, ये पहला पॉइंट हो गया। जनन के 2 पॉइंट होते हैं, पहला याद रखना ये उभयलिंगाश्रयी है, नर और मादा दोनों एक ही में रहेंगे। अब अगर मान लो इन्हें कभी कहीं अलैंगिक जनन करना पड़ जाए, तो अलैंगिक जनन जो होता है वो विखंडन द्वारा था, अलैंगिक जनन युग्मकों के द्वारा होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अलैंगिक जनन किसके द्वारा, विखंडन, सेगमेंटेशन, खट खट के जितना भाग कटेगा उतने विखंडन में भाग में जो है ये टूट जाता है। फिर क्वेश्चन आता है निषेचन कहां पर होगा, ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न आते हैं कि निषेचन कहां होगा, आंतरिक होगा। परिवर्धन जो है अप्रत्यक्ष होगा। परिवर्धन अप्रत्यक्ष का मतलब होता है, इनडायरेक्ट का मतलब होता है इसमें लार्वा अवस्था पाई जाएगी। कोई एक बच्चा बना, जैसे मनुष्य में देखो, मनुष्य में शिशु बना और शिशु के बाद डायरेक्ट बच्चा बन गया, कुछ अंतर आया क्या, नहीं आया। लेकिन इनके पास में पहले मतलब जो निषेचन होगा, निषेचन के बाद जायगोट बनेंगे, जायगोट के बाद लार्वा, लार्वा के बाद जाकर वो मेन इंसान बनता है, इंसान पर बनता है। तो इसलिए आपको ये पॉइंट आएगा कि रिप्रोडक्ट बनाएंगे उसके बाद मिलेगा। निषेचन कहां होगा, आंतरिक शरीर के अंदर। प्रत्यक्ष कैसा होगा, अप्रत्यक्ष परिवर्धन, मतलब इनके पास लार्वल स्टेज पाया जाएगा, ये पॉइंट पूछा जाएगा, लार्वल स्टेज है। यूनिक फीचर का एक और पॉइंट आ गया। अब फिर उस डायग्राम को देखो यहां पर, अब फिर समझो कि देखो यहां पर बाकी ऑस्टिया ऑस्कुलम तो दिखाई दे रहा है, यहां पर स्पिक्यूल कांटे दिखाई दे रहे हैं और कांटों के साथ साथ अंदर कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं। ये देखो ये कोशिका ब्लू ब्लू जो दिखाई दे रही है, इस ब्लू का नाम क्या होता है, कोएनोसाइट सेल। ये सेल है, ये कोएनोसाइट सेल है। इसके पीछे अमीबियोसाइट रहेगा, अमीबियोसाइट सेल रहेगा, सामने की तरफ में जो है कोएनोसाइट सेल रहेगा। ये सेल का काम जो इसी को कॉलर सेल कहते हैं। ये देखो इसका मुंह जो बना हुआ ना ऐसा गोल 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 गोल, अब ये कॉलर क्या है, ये कॉलर गोल, टी शर्ट का ऊपर वाला भाग कॉलर है, वैसे ही यहां पर भी सेल का सबसे ऊपर वाला भाग कॉलर सेल है। ये भोजन को पकड़ने में मदद करता है। इसके अलावा ये जो पार्ट आता है यहां पर, इसे कोएनोसाइट कहते हैं, ये अमीबियोसाइट, ये सब लोग मिलकर भोजन को पकड़ने, खाने, पचाने में मदद करते हैं। एक फ्लैजिला पाया जाएगा यहां पर। तो डायग्राम को बढ़िया से बनाकर कहानियों को समझना है कि ये अमीबियोसाइट है, ये मेन फीचर है अमीबोसाइट। अमीबा के जैसा ये भोजन को अंदर लाने की कोशिश करता है। ये जो कोशिका दिखाई दे रही है इसका नाम कोएनोसाइट, कोएनोसाइट है। ये क्या है, कोएनोसाइट सेल है। इसके बाद यहां पर ये फ्लैजिला बना हुआ है, ये जो बना हुआ है ये कॉलर है। फूड पार्टिकल जो होता है यहां पर चिपक जाते हैं,
भोजन पकड़ने का काम इसका होता है, और फैगोसाइटस भोजन का पाचन करने का काम इसका होता है। ये सबसे बड़ी सेल याद रखना, कोइनोसाइट या कॉलर सेल जो है स्पंज गुहा नाल तंत्र को स्तरित करती है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है। इसका काम क्या है? भोजन को पकड़ना, भोजन को पकड़ना, पाचन करना आदि। तो ये भोजन का पाचन करेगा, उसको पकड़ेगा, ये सब चीज इसके लिए आवश्यक है। ये डायग्राम आपको इसलिए बता दी है, एनसीईआरटी में ये मिलता नहीं है, इसलिए आप इस डायग्राम को जरूर बना लीजिए ताकि आपको एकदम कहानी क्लियर हो जाए। ये पीछे की तरफ में जो दिखाई देगा ये अमीबियोसाइट सेल है, ये भी पाचन में मदद करती है। ये बड़ी सी सेल कॉलर सेल है, सॉरी कोइनोसाइट सेल है। कोइनोसाइट सेल के बाहर की तरफ में ऐसा निकला हुआ भाग कॉलर है, वहां पर म्यूकस रहता है ताकि श्लेष्मा में भोजन चिपक सके, और यहां पर फ्लैजिला है जहां से भोजन को पकड़ा जा सकता है, और यहां पर पाचन कर दिया जाता है कोइनोसाइट में। दैट्स ऑल इज अ यूनिक फीचर्स ऑफ प्लांट। इस डायग्राम को और बढ़िया से देखना है तो आप इस तरीके से देख सकते हो, ठीक है। ये वो डायग्राम है, अंदर की तरफ में खोखला 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 दिखाई देगा। अब जब खोखला दिखाई देगा तो बाहर से खोखला ऑस्टिया है, अंदर गया स्पॉन्जियोसील है, बाहर से निकला ऑस्कुलम है। इनके पास में ये कोशिका है, इसका नाम कॉलर सेल है, कोइनोसाइट सेल है। मैंने बता दिया कहां पर अमीबा, कहां पर कोइनोसाइट, कहां पर कॉलर सेल, कहां पर फ्लैजिला सब पाया जाएगा। लेकिन इसके पीछे की तरफ में देखो, यहां पर अमीबियोसाइट सेल के साथ में यहां पर ग्लास लाइक जो होता है स्पिक्यूल्स पाया जा रहा है। इनके पास कंकाल शरीर को आदान प्रदान करता है, बाह्य कंकाल है, और यह कंटिका स्पिक्यूल तथा स्पॉन्जिन तंतुओं का बना होता है। तो स्पॉन्जिन तथा स्पिक्यूल्स ये दो लोग मिलकर जो है इनका बाह्य कंकाल बनाते हैं। ये पॉइंट याद रखना, इनका कंकाल कैसा रहता है? बाह्य कंकाल। और मैंने पहले ही बता दिया है कि इसका बाह्य कंकाल जो है स्पॉन्जिन का बना हुआ, स्पिक्यूल्स का बना हुआ हो सकता है। ये इंग्लिश में जो लिखा हुआ है सब चीज छोड़ो, आप सिर्फ इसमें सिर्फ जो डायग्राम में दिख रहा है तुम लोग को ना, बस उतना देखना। ये देखो, ये कॉलर सेल है, ये अमीबा सेल है, ये स्पिक्यूल है, कंटिकाएं हैं ये। इन कंटिकाओं में ही भोजन प्रवेश करके बाकी सारी चीजें बनती हैं। तो ये कंटिकाएं हमारे पास में याद रखना है। अब एक पॉइंट पे आता है कि ठीक है भाई, हमने पूरी कंटिकाएं सब पढ़ ली, अब इनके फंक्शंस देख लेते हैं। एग्जाम्पल बहुत ज्यादा जरूरी, अंत में पूरा एक साथ रिवीजन करा दूंगा मैं, एक लाइन से लिख दूंगा कितना काम सबसे इंपॉर्टेंट है। पढ़ना तुमको उतना ही है, ये जो सब कुछ डिटेल में बता रहा हूं ये सिर्फ तुम्हारे नॉलेज के लिए, रटना ना पड़े कि पोरीफेरा के पास में होता क्या क्या है। पोरीफेरा के पास स्पिक्यूल्स है, पोरीफेरा के पास में स्पॉन्जिन का बना हुआ स्पिक्यूल है, पोरीफेरा के पास में कॉलर सेल है, पोरीफेरा के पास में कोइनोसाइट सेल है। इससे ये भोजन को पकड़ते हैं और भोजन को अंदर ले जाते हैं, पाचन करते हैं उसका। इसके पास ऑस्टिया ऑस्कुलम है, इसके पास स्पॉन्जियोसील है। पढ़ लिया मतलब सब खत्म हो गया। नर मादा दोनों एक ही में प्रेजेंट रहेंगे, आंतरिक निषेचन है, परिवर्धन अप्रत्यक्ष है। इतना पॉइंट अगर तुम्हें याद हो गया तो तुम्हें ये सब कुछ समझ में आया। याद रखना, अभी पहला फाइलम ही हुआ है, अभी हमको 11 फाइलम पढ़ने जाना है, तो हमको इतने ही बिंदुओं पे डिटेल करना है। सबसे लास्ट पॉइंट आता है बेटा एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल याद रखना तुम्हारे लिए मेरे हिसाब से सबसे जरूरी काम है। आखिरी में हो सकता है मैं ट्रिक विक बता दूं तो तुम लोग याद हो जाओ, पर ये यार वैसे भी 200 एग्जाम्पल है, 200 एग्जाम्पलों को याद करने का ट्रिक याद करोगे तो तुम्हें ट्रिक भी भूल जाएगी। तो इसलिए कोशिश करना कि कॉन्सेप्ट में ही याद हो जाए। देखो सबसे पहले एग्जाम्पल आता है, इसको अपन कहते हैं साइफा। साइफा या साइकॉन, हिंदी में भी लिख दिया, इंग्लिश में भी लिखा हुआ, साइका या साइफॉन, साइकॉन या साइफा। ये पोरीफेरा में आता है, बहुत सुंदर दिखता है। जापान में इसको शादी में गिफ्ट में दिया जाता है। दूसरा वर्ड ये जो दिखाई दे रहा है इसे अपन कहते हैं स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है बेटा, ये फ्रेश वाटर में ही रहता हमेशा। एक लाइन बहुत पूछी जाती है कि सारे के सारे हमने ये बोला है कि सारे स्पॉन्ज जो है वो लवणीय होते हैं, समुद्री पानी में रहते हैं, परंतु एक ऐसा है जो स्वच्छ पानी में रहता है। तो जब ये बाजू में स्वच्छ जली लिख दिया ना तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्पॉन्जिया कहां रहता है? स्वच्छ जल में रहता है। फिर लास्ट पॉइंट पे यहां पर लिखा रहता है स्पॉन्जिया, इसे अपन बाथ स्पॉन्ज कहते हैं। नहाने समय जो है इसे रगड़ने का काम करता है, मैल छुटाने के लिए जो है ना, कई लोग जो है इसका बाथ स्पॉन्ज का उपयोग करते हैं। तो इस तरीके से हमारा पूरा पोरीफेरा कंप्लीट हो गया बेटा, और मैं तुम्हें अभी एक शॉर्ट रिवीजन तो करवा ही देता हूं ताकि तुम थोड़ा बहुत चीजें क्लियर हो जाएं कि किन किन विषयों पे बात करने हैं। तो फिर वही बात मैं पूरा चीज लिखता हूं बेटा। सबसे पहला पॉइंट तो हो गया हमारे पास में आवास। आवास मैंने कहा था लवणीय क्षेत्र में रहेगा, लवणीय, लेकिन अब यहीं पे लिख लो कि इसका अपवाद भी है। अपवाद आता है
स्पॉन्जिला, ठीक है। स्पॉन्जिला जो बताया ना मैंने, ये देखो, ये स्पॉन्जिला जो होता है वो फ्रेश वाटर में रहता है, बाकी सबके सब जो है ना लवणीय रहते हैं। अपवाद लिख लेना, ये कहां पर रहता है बेटा, ये फ्रेश वाटर में रहता है। ये पहला रिवीजन हो गया तुम्हारे नाम पे। फिर दूसरा पॉइंट, इसे आवाज के बाद में क्या होता है, अब आ गया इसके पास में संगठन। फटाफट बस पॉइंट लिखते जाओ, जल्दी बोलो। संगठन का मतलब होता है कोशिकी, इनके पास संगठन कोशिकीय स्तर का रहेगा। फिर पॉइंट आता है संगठन के बाद हमने अगले पॉइंट पे पढ़ना है कि संगठन हो गया, सम्मिति बताओ। पहले पे ही इतना फोकस कर लो क्योंकि बाकियों के लिए फिर तुम्हें एकदम क्लियर हो जाए। असम्मित रहेंगे, मतलब इनमें सम्मिति नहीं पाई जाती। ये दूसरा पॉइंट है, ये पहला पॉइंट है और वो एक है। तीसरा पॉइंट सम्मिति के बाद में आते हैं। सिलोम तो पक्का नहीं पाया जाएगा, फिर भी लिख ही लो, सिलोम अनुपस्थित, असिलोमेट होते हैं ये लोग, ठीक है। आचन पाचन तंत्र सब कुछ पाया ही नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि भाई इनके पास में कोशिकीय संगठन ही है, तो पाचन तंत्र का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो चौथे नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन आ गया, ये सबसे जरूरी पॉइंट आ गया। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है, याद रखना, उभय लिंगाश्रय बोल दिया मैंने यहां पर से। उभय लिंगाश्रय का मतलब सीधी सी बात है कि नर और मादा दोनों एक ही में पाए जाएंगे। उसके बाद पॉइंट हो गया कि सेक्सुअल कैसा होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है विथ गैमेट, युग्मक, युग्मक आएंगे तब जाकर इसमें होगा कार्यक्रम। इनके पास निषेचन जो है वो आंतरिक होगा, निषेचन जो होना है वो क्या होगा, आंतरिक। उसके बाद जो परिवर्धन है, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आएंगे, याद रखना। परिवर्धन जो है अप्रत्यक्ष होगा। अप्रत्यक्ष का मतलब होता है सबसे पहले यहां पर जो है क्या बोलते हैं, जाइगोट बनेगा, युग्मनज बनेगा, फिर आ जाएंगे लोग लार्वा स्टेज में और तब जाकर ये लोग एडल्ट बनते हैं। फिर पॉइंट आता है पांचवें नंबर पे, ये हो गया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, मतलब उसी को अपन सेगमेंटेशन, खंडन कहते हैं, विखंडीकरण मतलब विखंडन, फ्रेगमेंटेशन लिख लो ऐसा, ठीक है। ये वर्ड आ गया हमारे पास में, फ्रेगमेंटेशन, इसके द्वारा ये कार्यक्रम होगा। अब सबसे जरूरी बात आ गया बेटा इसका यूनिक फीचर्स। अब जब तुम यूनिक फीचर पे बात कर रहे हो तो अब मैं पूरा चीज तो नहीं बता देता आपको। वाटर कैनल सिस्टम, अब कैनल सिस्टम में तुम्हें तुरंत ये पढ़ना है कि ऑस्टिया क्या होता है, ऑस्कुलम क्या चीज है और स्पॉन्जियोसील क्या चीज है। मतलब रिवीजन कर रहे हो तो तुम्हें ये बात याद आनी चाहिए। इसके बाद जो होता है स्पिक्यूल, याद रखो, स्पिक्यूल्स किसका बना हुआ है, कंटिकाएं जिसे अपन कहते हैं, वो पाया जाएगा स्पॉन्जिन का बना, ठीक। फिर आ गया भाई इनके पास में बोला जाएगा कॉलर सेल। कॉलर सेल को कोइनोसाइट भी कहते हैं, इसके पास अमीबा सेल भी होता है, सब कुछ होता है। और सबसे आखिरी में छठवें नंबर पे पॉइंट आ गया बेटा यहां पर एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल में साइकॉन एंड साइफा। स्पॉन्जिन मतलब फ्रेश वाटर स्पॉन्ज एंड स्पॉन्जिला मतलब हो गया फ्रेश वाटर स्पंज एंड बाथ स्पॉन्ज, यूस्पॉन्जिया मींस बाथ स्पॉन्ज। तो चीजों को जितना बेहतर तरीके से बार बार रिवीजन करते जाओगे उतना बढ़िया क्लियर होता जाएगा। एग्जाम्पल अपने हिसाब से यहां पर सबका नाम गांव पता जितना याद हो जाए उतना लिख सकते हो। तो इतनी बातों को बढ़िया से याद रखो। नेक्स्ट डे नेक्स्ट फाइलम, उसके बारे में भी धीरे करके रिवीजन कर करके पढ़ेंगे, कोई दिक्कत की बात है नहीं। आराम से पढ़ो, आराम से चीजों को समझो, रिवीजन इतनी बार करो कि चीजें एकदम बढ़िया से क्लियर हो जाए। सो आज मैंने आप लोगों को लगभग सभी जो है ना विभाजन का आधार पढ़ाया है कि विभाजन का आधार क्या क्या होगा, और फिर मैंने आपको बता दिया कि पहला फाइलम जिसका नाम था पोरीफेरा, और मैंने पहले फाइलम पोरीफेरा पे ही सबसे ज्यादा मेहनत इसलिए कर दी है क्योंकि अगर आपको पोरीफेरा को बनाने का तरीका समझ में आ गया ना तो मतलब बाकी के फाइलम तुम्हें आसान लगेंगे। इन्हीं बिंदुओं पे पढ़ना है, याद भी ऐसे ही करना है। सब अगर लवण में है तो अलवणीय कौन है, यूस्पॉन्जिया, स्पॉन्जिला। फिर क्या बोला जाएगा, बाथ स्पॉन्ज कौन है, यूस्पॉन्जिया। साइकॉन क्या है, साइफा जिसे अपन कहते हैं। चीजों को बार बार रिवीजन, परिवर्धन पे आएगा, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लार्वा स्टेज पे आ जाए।
निषेचन का और अंदर बाहर, स्पॉन्जिन क्या है, कंटिका क्या है, ऑस्टिया क्या है, ऑस्कुलम क्या है, स्पॉन्जियोसील क्या है, भोजन कहां पचता है, कौन पचाता है, सब चीजें आपको पढ़ने की है। ये जब चीज करोगे तो चीजें बढ़िया से समझ में आएंगे। चलिए कुछ क्विज कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन बना लेते हैं इसके ऊपर में, फिर आगे बात करेंगे। चलिए अब इससे नीड्स रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं इसके ऊपर में कि जो अभी तक हमने पढ़ा है इसके ऊपर कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो बेटा जब भी चीजों को पढ़ो तो पहले एक बार पूरा रिवीजन कर लो, कहानियों को बना लो, और क्वेश्चंस बनाते समय ये बात बिल्कुल ध्यान पे रखना कि हमें ऐसे सवालों को बनाना है जिससे हमारा पूरा रिवीजन हो जाए, हमें कोई चीज दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस लाता हूं आपके सामने और फिर एक बार आखिरी में लास्ट रिवीजन करवा दूंगा और फिर कहानियां बनाएंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 आज जो मैंने आपको पढ़ाया है, नाल तंत्र किस संघ का मुख्य लक्षण है। आज मैंने आपको पढ़ाया है और उसी से जुड़ा हुआ टॉपिक है कि नाल तंत्र जिसे अपन कहते हैं वाटर, इसका नाम होता है कैनल और तंत्र का मतलब होता है सिस्टम। एक विशेष प्रकार का तंत्र इनके पास में है जिसे वाटर कैनल सिस्टम कहते हैं, जिसके द्वारा ये अपना पाचन, इसके अलावा उत्सर्जन और इसके अलावा ठीक है परिसंचरण, ये चारों काम एक साथ कर सकते हैं। तो परिसंचरण, उत्सर्जन, पाचन, ये सभी काम जो है इस नाल तंत्र के द्वारा हो जाता है। ये नाल तंत्र किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है पोरीफेरा का। डेफिनेटली याद रखना, इज अ मुख्य लक्षण ऑफ पोरीफेरा। इस पोरीफेरा में याद रखना कि इनके पास में यहां पर ऐसा करके, यहां पर ऐसा ये नाल पाया जाता है ऐसा करके। ठीक है, ये पाइप पाई जाती है और इनके बीच बीच में होते हैं छेद, होल्स होते हैं, है ना। और ये होल्स हमें पढ़ने की, इन होल का नाम क्या होता है। ठीक, ये होल जो है यहां से यहां तक ऐसा जुड़े हुए रहते हैं और ऊपर की तरफ में ओपनिंग रहती है। तो ये जिस छिद्र का नाम यहां से स्टार्ट होता है इसका नाम हमने पढ़ा है ऑस्टिया, इसका नाम होता है स्पॉन्जियोसील। ठीक, एक बार फिर मैंने एग्जांपल कर दिया। और ये जो भाग है इसका नाम है ऑस्कुलम। तो इस तरीके से वाटर कैनल सिस्टम इसके पास में प्रेजेंट होता है और इसी को अपन नाल तंत्र कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ में चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पर, इसके ऊपर सवाल सुनिए। निम्नलिखित में से कौन सी स्पॉन्ज की चारित्रिक विशेषता नहीं है? विच वन इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ स्पॉन्ज। स्पॉन्ज आप जानते हैं, स्पॉन्ज जिसे साइफा भी कहते हैं। ठीक है, और ये साइफा, इसको याद रखना, ये कौन सा ग्रुप में आता है, पोरीफेरा ग्रुप में आता है। तो ये पोरीफेरा में प्रेजेंट है। तो बताइए पोरीफेरा में क्या क्या प्रेजेंट होता है, क्या चीजें होती है। कोशिकीय स्तर का संगठन होता है क्या, इनके पास सही है। या ऑस्टिया की उपस्थित होती है, क्या ये बात सही है। अंतः कोशिकीय पाचन होता है, क्या ये बात सही है। काइटिन द्वारा शरीर को सहारा प्रदान करना है, क्या ये बात सही है। आपको क्या लगता है, कोशिका के अंदर पाचन होता है, ये बात सही है। ऑस्टिया की उपस्थिति, सही बात है। कोशिका स्तर का संगठन क्या है, डेफिनेटली याद रखना कोशिकीय स्तर का संगठन है। इसके ऑर्गेनाइजेशन को हम कहते हैं कि सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। ऑस्टिया ऑस्कुलम प्रेजेंट ही होता है, ये भाग है वाटर कैनल सिस्टम का, तो ये तो प्रेजेंट रहता ही रहता है, इसमें भी कोई शक की बात नहीं है। ये दोनों प्रेजेंट ही प्रेजेंट है। अंतः कोशिकीय पाचन बिल्कुल सही बात है क्योंकि ये सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है और उसका नाम होता है कोएनोसाइट सेल, जहां पर पाचन होगा, और उसी का दूसरा नाम होता है कॉलर सेल। ठीक है, अब सबसे अंत में आता है काइटिन द्वारा शरीर को सहारा प्रदान करना। तो ये जवाब जो है गलत हो जाता है क्योंकि इनके पास में होता है स्पॉन्जिन युक्त स्पिक्यूल्स, है ना। तो इनके पास में कंटिकाएं प्रेजेंट होती हैं और ये कंटिकाएं जो होती हैं वो स्पॉन्जिन प्रोटीन की बनी होती है, ना कि काइटिन का। तो आंसर क्या बना यहाँ पर, विशेषता नहीं है, तो डी इज अ राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। डी इस आंसर का सही जवाब बनेगा कि डी के हिसाब से हम इसको बना सकते हैं। अब आ जाता है हमारे पास में तीसरे नंबर का प्रश्न, क्वेश्चन नंबर तीसरा। इसको ध्यान सुनिएगा। पोरीफेरा के सर्वाधिक सरल प्रकार के नाल तंत्र में निम्नलिखित में से किस विधि से जल प्रवाह होता है। पहले कौन, फिर कौन, फिर कौन, फिर कौन, ये पॉइंट याद रखना है। तो पहले भोजन आता है, सभी को पता है, स्पॉन्ज ऑस्टिया में। उसके बाद स्पंज गुहा, उसे स्पंजियोसील कहते हैं, फिर ऑस्कुलम में, और उसके बाद बाहर चला जाता है। तो इसमें आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। ऑस्टिया ऑस्कुलम ये जो जगह है यहीं पर ये मुख्य रूप से पाया जाता है।
ये इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया। ठीक, अब हम पहुंचते हैं चौथे नंबर के प्रश्न में। ये प्रश्न बहुत इंटरेस्टिंग है, मजेदार है। ध्यान से अगर आप प्रश्न को बनाते बस चले तो आपके सारे प्रश्न एकदम अच्छे तरीके से बन सकते हैं। प्रश्नों को बनाते समय प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स को जरूर याद रखें, और सबसे ज्यादा याद रखना अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया है वो कहानी सिलोम की जो कहानी है। ठीक है, सिलोम वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, सवाल का जवाब बताइए, क्या क्वेश्चन बनेगा इनमें से? क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दिए गए प्राणियों के बारे में कौन सा कथन सही है? आपको क्या लगता है इसमें से कौन सा कथन सही है? गोल कृमि कूटगुही होते हैं, क्या ये बात सही है? क्या गोल कृमि जो होते हैं वो कूटगुही होते हैं? मोलस्का जंतु अगुही होते हैं? कीट कूटगुही होते हैं या चपटे कृमि कूटगुही होते हैं? आपको क्या लगता है? अब देखो, आपको इनको पढ़ना है तो आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि गोल कृमि किसमें किसमें आता है। ठीक है, तो गोल कृमि आता है बेटा, याद रखना, एस्केलमेंथिस में। ठीक है, एस्केलमेंथिस में आता है। ठीक, ये पॉइंट याद रखना, क्वेश्चन बनाना है तो मजेदार है। मोलस्का में ही आएगा। कीट कूटगुही होता है, कीट यानी होता है इंसेक्ट। ठीक है, कीट का मतलब होता है इंसेक्ट, और इंसेक्ट का मतलब होता है आर्थ्रोपोडा। ठीक, ये आर्थ्रोपोडा होता है। चपटे कृमि, इसे चपटे कृमि का नाम ही अपने आप में है, प्लेटीहेलमिन्थेस। ठीक है, अब तो आपको समझा ही दिया गया। अब बताओ, आपके सारे कॉन्सेप्ट को ध्यान से ऐड करके बताओ कि कौन किस में क्या क्या हो सकता है। तो गोल कृमि कूटगुही होते हैं, क्या एस्केलमेंथिस कूटगुहा होता है? स्यूडोसिलोम होते, हो सकता है, सही बात हो। मोलस्का जंतु अगुही होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मोलस्का नहीं है। कीट कूटगुही होते नहीं, इनके पास भी सिलोम पाया जाता है। चपटे कृमि प्लेटीहेलमिन्थेस के पास में कोई गुहा नहीं पाई जाती। सही जवाब होता है ए आंसर, इसका सही जवाब है। ठीक है, जो मतलब मैं बच्चों से चाहता हूं कि उनको कम से कम याद रहे वो ये डायग्राम है, जिससे बच्चों को पूरी कहानी याद हो सकती है कि कौन किस किस फाइलम में होता है। ठीक है, तो आप सबसे पहले ये याद रखिएगा कि मान लो अगर वो चार्ट तुम्हें याद है तब तो ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्टली यहां पर लिखोगे पूरी फेरा आपके साथ में है। ठीक है, पहला लाइन लिखना, दूसरा लिख लेना, यहां पर हो गया हमारे पास में सीलेंट्रेटा। कम से कम इतना जरूर याद रखना, इसलिए मैं दोबारा तिबारा तुम्हें बात बता रहा हूं। यहां पर आ गया हमारे पास में टीनोफोरा। ठीक है, यहां पर हमारे पास में आ गया दूसरा वर्ड, क्या आ गया? टीनोफोरा। ठीक, उसके बाद चौथे नंबर पे आ जाता है हमारे पास में प्लेटीहेलमिन्थेस। उसके बाद पांचवें नंबर पे आ जाएगा एस्केलमेंथिस। उसके बाद आ जाएगा छठवें नंबर पे हमारे पास में एनालिडा, है ना, एनालिडा। उसके बाद सातवें नंबर पे आ गया हमारे पास में आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के बाद आठवें नंबर पे हमारे पास में है मोलस्का। ठीक है, वो क्वेश्चन क्या, हर क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। उसके बाद आ गया इकाइनोडर्माटा। दसवें नंबर पे पॉइंट आ गया हेमिकॉर्डेटा। ठीक है, हेमिकॉर्डेटा। एंड 11वें नंबर का पॉइंट तो अपन जानते ही हैं, कॉर्डेटा। अब चलो, अब सभी के विषय पे बात करते हैं। तो मान लो सबसे पहला विषय हमारा हो गया सम्मिति का। ठीक है, तो सम्मिति का मतलब ये होता है कि ये लोग होंगे असम्मित। असम्मिति, इनके पास कोई सम्मिति पाई ही नहीं जाएगी। ठीक है, इन दोनों के पास में पाई जाएगी अरीय सम्मिति, और यहां से लेकर यहां तक लगभग जो होता है वो द्विपार्श्व पाया जाएगा, द्विपार्श्व सम्मिति, है ना, ये हो गया द्विपार्श्व सम्मिति। ये पहला पॉइंट हो गया। ठीक, इसमें ये भी याद रखना कि यहाँ पर मतलब जैसे सम्मिति की जगह पहले यहाँ पे संगठन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, पहले सम्मिति मत लिखो, एक काम जैसे एनसीईआरटी ने बनाया तो वैसे ही लिख लेते हैं। ठीक है, तो इनके पास सबसे पहला पॉइंट आ जाता है, मान लो संगठन लिख लिए। ठीक है, तो संगठन हो गया, तो ये हो गया कोशिकीय स्तर, कोशिकीय संगठन है इनके पास में। इन दोनों के पास में ऊतक स्तर का संगठन है। ठीक है, और इसके बाद लगभग सभी लोगों का अंग और अंग तंत्र है, मान लेते हैं अंग और अंग तंत्र है इनके पास में। ठीक, फिर पॉइंट आया इनमें से, तो संगठन के बाद आ गई सम्मिति। सम्मिति में इनके पास में होता है असम्मित,
ये होते हैं असम्मित होते हैं, ठीक। इन दोनों के पार्ट में आता है, याद रखना, ये लोग अर्यसम्मित होते हैं। और इसके बाद ये सब के सब जो हैं जितने भी बचेंगे वो कहलाते हैं द्विपार्श्व सम्मित। अब द्विपार्श्व सम्मिति है तो, लेकिन अपवाद यहाँ पर जुड़ जाता है इकाइनोडर्माटा के साथ में। ये होता है दो प्रकार से, एक इसका एडल्ट और एक इसका होता है लार्वा। मतलब मैं कम से कम चाहता हूं कि इतना तो जरूर याद रखना ही रखना, ये हो जाता है रेडियल और ये हो जाता है आपका द्विपार्श्व सम्मिति, ठीक। अब क्या हुआ, इनके पास में अब तीसरा पॉइंट आता है सिलोम को लेकर, ठीक है। सिलोम किसके किसके पास में, तो डायरेक्टली पॉइंट ये बनता है कि अगर आप सिलोम को पढ़ रहे हो तो हमारे पास में प्लेटीहेल्मिन्थेस में होता ही नहीं है, एस्केल्मेंथेस में आ जाता है, इसके प्लेटीहेल्मिन्थेस में आ जाएगा आसिलोमेट, आसिलोमेट। इसके पहले भी सारे आसिलोमेट ही रहेंगे। यहां पर वर्ड आ जाएगा स्यूडो, स्यूडो सिलोमेट। और सबसे लास्ट में यहां पर जितने भी हैं वो सारे के सारे रहेंगे सेलोमेट। इनके पास सिलोम पाया जाएगा ही जाएगा, ठीक। तो ये कहानियां एटलीस्ट इतना तो जरूर याद रखो, चीजें बननी ही चाहिए, इतना लाइन याद रखना। अपने हिसाब से चार्ट बनाओ, मैंने दूसरे तरीके से आज चार्ट बनाया है। इतनी कहानी आपको बननी चाहिए तो आपके पॉइंट क्वेश्चन अपने आप बनने लग जाएंगे, ठीक है। तो आज के पॉइंट के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसकी आगे बात करेंगे और फिर नए नए फाइलम, पोलीफेरा के अलावा सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, इन सब के बारे में और डिटेल में बात करेंगे फिर, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, अपना बहुत ध्यान रखना, बाय बाय। और रिवीजन करते रहना, पुराने पॉइंट्स को रिवीजन करना। मैंने बहुत फोकस किया कि बच्चों को इस बार ये चैप्टर जरूर बनना चाहिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू, बाय बाय।